Welcome to my YouTube channel JEE Education. As we all know, maths is a horrifying subject for most of us, and hence we have a predefined fear for the subject in our mind. So, all you need to do is to put out this fear and say to yourself, I can do it. Whenever you take a chapter, just do not hop into the exercise. First read the chapter, look for the theory, and then start with the examples. At last I can only say about maths, love it or hate it, but you cannot escape it. With these few sentences, I am going to start this video for all of you. अब जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 12.2, क्योंकि 12.1 आप लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। 12.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन में है या नहीं है, ये आपको डिटरमाइन करके बताना है। इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं, सब एक ही तरह के हैं, तो मैं एक या 2 पार्ट कर दूंगा, बाकी सब आप उसी तरह से कर लेना। जैसे ए पार्ट में आप देख रहे हो, ए पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 15, 45, 40 एंड 120। आपको बताना है कि सबके सब प्रोपोर्शन है या नहीं है। इसका कई तरीका होता है। एक तरीका होता है कि फर्स्ट को लास्ट से डिवाइड, फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर लो और थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर लो। दोनों का अगर आंसर सेम आ जाएगा तो यस होगा। तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 41 जा 40, 43 जा 120। आप देख रहे हो दोनों का आंसर क्या आया, 1/3 और 1/3 आ गया। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, हेंस दीज आर इन प्रपोर्शन, या देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर 15 रेशियो 45 इक्वल्स 40 रेशियो 120। या दूसरा तरीका है इसको कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो देख रहे हो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, टोटल 4 टर्म है। तो फर्स्ट और लास्ट को हम कहते हैं एक्सट्रीम, और द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स ऑफ द प्रोपोर्शन। और जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म होता है वो कहलाता है मीन्स ऑफ द प्रोपोर्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल सकते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करो। अब दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, भी इसको कर सकते हो, या प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म भी कर सकते हो। ये होता है बीच वाला दोनों टर्म, यानी फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के सेकेंड और थर्ड टर्म। 45 × 40, दोनों का आंसर अगर सेम हो जाए, जैसे इसका 1800 आया, इसका भी आ गया 1800, दोनों का फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लो और बीच वाले दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर लो। दोनों अगर इक्वल हो जाए तो आप लिख सकते हो यस दीज आर इन प्रपोर्शन। समझ में आ गया होगा आपको। फर्स्ट को क्या करना है, लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को, और सेकेंड और थर्ड को। फर्स्ट और फोर्थ टर्म के प्रोडक्ट को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और सेकेंड और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो हम लिख सकते हैं यस दीज आर इन प्रपोर्शन। ये पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। 2 तरीके से किया है, चाहो तो आप इस तरह से कर लो या इस तरह से कर लो, जो आपको इजी लगे। जरूरी नहीं कि हम लिखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 15 मल्टीप्लाई इतना 120, 45 मल्टीप्लाई 40, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो यस लिख दोगे, नहीं सेम आएगा तो
नो लिख दोगे। अब जो बी क्वेश्चन आप देख रहे हो, बी में 24, 28, 36 एंड 48। सबसे पहले वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लिखो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यहाँ आप लिख लेना, 24 इंटू 48 कर लेना। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करोगे तो 28 मल्टीप्लाई 36 होगा। दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा क्या आंसर आता है। अगर आंसर इक्वल आएगा तो हम क्या लिखेंगे, आंसर इक्वल आएगा तो हम लिखेंगे, जैसे 24 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 1152 आएगा। उसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 36 को तो हमारा आंसर आएगा 1008। आप देख रहे हो दोनों का आंसर क्या है, दोनों का आंसर डिफरेंट है, यानी इक्वल नहीं है। लिखेंगे देयरफॉर, अब क्या लिखोगे, हेंस दीज आर, या इसे डायरेक्ट लिख दो, दीज आर, हेंस दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये दूसरा तरीका जो मैं कराया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फाइंड आउट करके। चाहो तो आप इसको इस तरह से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ था 24 अपॉन 28 कर लेंगे, दूसरा हमारा था 36 अपॉन 48 कर लेंगे। 24 और 28 भी कैंसिल हो जाएगा। 36 48 किससे कैंसिल होगा, 12 के टेबल से, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ये आप 6 4 के टेबल से कर सकते हो, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। एक 6/7 है, दूसरा क्या है 3/4 है। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो आंसर क्या आएगा, हेंस दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन। दो में से किसी भी मेथड से आप कर लो। मैं ए और बी पार्ट कंप्लीट कर दिया हूँ, इसके बाकी पार्ट एज इट इज इसी तरह से आप कंप्लीट कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका उसी तरह का रहा है, राइट ट्रू और फॉल्स एगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी ए से लेकर एफ पार्ट तक टोटल 6 पार्ट्स हैं। इसमें भी मैं 6 टोटल पार्ट्स नहीं कराऊंगा, ए और बी करा दूंगा, रेस्ट आप इसी तरह से कर लेना। हालांकि मैं ये भी नहीं कराता तो आप कर लेते, क्योंकि ये भी क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है। अब देखो जो ए पार्ट है, ए पार्ट में 16 रेशियो 24 और बीच का जो सिंबल देख रहे हो ये रेशियो का सिंबल है, ये प्रपोर्शन का सिंबल है। 20 रेशियो 30। इसमें भी वही आप करो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ मीन में हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 24 मल्टीप्लाई 20। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये 480 आ गया, ये भी 480 आ गया, दोनों सेम है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का वैल्यू सेम आ गया, तो इसीलिए क्या है, ये ट्रू है। ये सारे जो नंबर है 16, 24, 20 एंड 30 ये प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए इसमें आप कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए, तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, ट्रू लिखना पड़ेगा। इसी तरह से आप बी कर लो। इसका दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है पता है ना, डिवाइड करके, जैसे 16 अपॉन 24 कर लेते, 20 अपॉन 30 कर लेते, 10 2 जा 10 3 जा 8 2 जा 8 3 जा, दोनों देख रहे हो आंसर क्या आ रहा है, 2/3 2/3 आ रहा है। इसीलिए क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। टी लिख दो या ट्रू लिख दो। इसी का जब बी पार्ट करोगे, सब पार्ट तो एक ही जैसा है। 21 रेशियो 6 और 35 रेशियो 10। इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 21 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 6 मल्टीप्लाई 35, ये 210 हो जाएगा। ये भी 210 ही हो गया, यानी ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, रेस्ट पार्ट्स जो है, वो भी इसी तरह से अब दो तरीका मैं समझा चुका हूँ, किसी एक तरीका से करके ट्रू और फॉल्स लिखते जाओ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन देख रहे हो,
उसमें कह रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। इसमें पूछ रहा है कि स्टेटमेंट जो हैं ये ट्रू हैं। ये भी उसी तरह से है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपने किया। इसका जो ए पार्ट है इसमें भी कई सारे पार्ट हैं, इसमें भी मैं सारा पार्ट्स नहीं करूँगा। इसमें 40% रेशियो 200% इक्वल्स ₹15 रेशियो ₹75। इसमें भी आपको वही करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स यानी 40 मल्टीप्लाई 75 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स भी कह सकते हो। 200 मल्टीप्लाई 15, 200 और 15 मल्टीप्लाई कर लो और 75 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी 3000 हो जाएगा। और 200 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 3000 होगा। दोनों का आंसर सेम है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आर इक्वल, देन दीज आर इन प्रोपोर्शन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही मैं बी पार्ट्स भी कर लेता हूँ। एक बी पार्ट्स में 7.5 लीटर्स रेशियो 15 लीटर्स इक्वल्स 5 kg रेशियो 10 kg। यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई कर लो, 7.5 मल्टीप्लाई 10 और मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई 5। 15 मल्टीप्लाई 75 होता है, 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा 75.0। यहाँ भी देख रहे हो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है। देयरफॉर ये भी जो स्टेटमेंट होगा ये क्या हो जाएगा? ये भी ट्रू हो जाएगा। इस तरह से तीनों क्वेश्चन मैंने आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दिया है। इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हो अपने स्क्रीन में, उसमें करेक्ट डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म ए प्रोपोर्शन, ऑल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म ए प्रोपोर्शन। इसमें जो करना है उस तरह के क्वेश्चंस आप पहले कर चुके हो। इसमें भी आपको यही डिटरमाइन करना है कि प्रोपोर्शन है या नहीं है। उसके बाद अगर प्रोपोर्शन है तो आपको उसमें मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स आपको बताने हैं। एक्सट्रीम टर्म्स आपको पता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो होता है वो एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं, और जो मिडल में आपको दो टर्म्स दिखते हैं यानी सेकेंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स, उसको मिडल टर्म्स कहते हैं या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी उस दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं। तो इसमें भी टोटल 4 पार्ट्स हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट और लास्ट कर दूंगा, बाकी जो बीच में बच जाएंगे वो आप कर लेना। इसमें भी वही काम करो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म करके देख लो, इक्वल है तो यस हो जाएगा, प्रोपोर्शन में होगा, अगर नहीं होगा तो नो होगा। लेकिन इसमें ये ध्यान रखो, जैसे पहले 2 टर्म हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए। जैसा कि ये पार्ट हम देख रहे हो, एक में CM है और एक में क्या है, M है, तो ये कभी भी डिफरेंट यूनिट नहीं होने चाहिए। लास्ट में देख रहे हो रुपीज़ है, दोनों में ₹40 रेशियो ₹160, यानी उनका यूनिट सेम है। फर्स्ट जो और सेकेंड टर्म है उसका यूनिट सेम नहीं है। अगर ऐसा आ जाए तो आप यूनिट सेम करने का प्रयास करो पहले। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 160। फर्स्ट और लास्ट हमने किया। और जो मिडिल टर्म हम करेंगे, मिडिल 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर आप लिख लेना। 100 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। अब 16 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी 4000 हो जाएंगे। तो इसमें आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो ये लिख लो, यस दीज आर इन प्रोपोर्शन। अब इसमें पूछ रहा है अगर प्रोपोर्शन में होगा तो आपको मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बताने हैं। तो इसमें मिडिल टर्म क्या हो जाएगा?
आप मिडिल टर्म्स एक्सट्रीम टर्म मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको समझा दिया था। इसमें लिख सकते हो आप मिडिल टर्म्स आर 1 मीटर एंड ₹40। सिमिलरली आप एक्सट्रीम टर्म्स क्या लिखोगे? एक्सट्रीम टर्म्स आर 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। यही आपका सॉल्यूशन हो गया ए पार्ट का। एक और कर लेते हैं हम, जो इसका लास्ट पार्ट है, यानी डी पार्ट। डी पार्ट का क्वेश्चन है 200 ml रेशियो 2.5 लीटर्स एंड ₹4 रेशियो ₹50। इसमें वही आप काम कर लो, फर्स्ट टर्म और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो। 200 को हमने 50 से मल्टीप्लाई कर लिया, 200 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10 पे 3 जीरोज आ जाएंगे। अब देखो यहाँ ml था, यहाँ क्या है लीटर है, तो लीटर को भी आपको क्या करना पड़ेगा? ml बनाना पड़ेगा। 2.5 लीटर को अगर आप ml बनाओगे, 2.5 लीटर्स को जब हम क्या बनाएंगे? ml यानी मिलीलीटर बनाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। इतना मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म दूसरा क्या है हमारा? 4 है। 2.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 4, ये भी आपका हो जाएगा 10,000। दोनों देख रहे हो इक्वल आ रहा है। इसमें भी हम क्या लिखेंगे? यस, दीज आर इन प्रपोर्शन। इन प्रपोर्शन। जब ये प्रपोर्शन में हो जाएंगे तो हमें क्या करना है? हमें मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स बताने हैं। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? इनके मिडिल टर्म्स हो जाएंगे 2.5 लीटर एंड ₹4। सिमिलरली इसके एक्सट्रीम टर्म्स क्या होंगे? इसके एक्सट्रीम टर्म्स हो जाएंगे 200 ml और ₹50। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ 12.2 पूरा एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होता है। अब जो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हो एक्सरसाइज 12.3 का, उसमें कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। यानी 7 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट आपके पास गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है 5 मीटर क्लॉथ का। तो सबसे पहले आप क्या करो? 1 मीटर का कॉस्ट फाइंड आउट कर लो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर of cloth equals ₹294. So the cost of 1 meter cloth, 1 meter of cloth, जब 7 मीटर का कॉस्ट 294 है तो 1 मीटर का क्या होगा? ज़्यादा होगा या कम होगा? आपको पता है कि 7 मीटर का अगर 294 है तो 1 मीटर का उससे कम होगा। जब कम होगा तब आप डिवाइड करोगे। 294 में 7 से आप डिवाइड कर लो। 294 में जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 42 होगा। यानी 1 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट होगा वो ₹42 होगा। आपको क्या निकालना है? देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ
इक्वल्स 42 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स ₹210। आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले मैंने डिवाइड कर दिया और इस बार मल्टीप्लाई क्यों किया। डिवाइड हमने इसलिए किया था कि 7 मीटर ऑफ क्लॉथ हमें 7 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट हमें पता था, 1 मीटर का फाइंड आउट करना था, यानी ज़्यादा का हमें पता था, कम का निकालना था। जब भी कम का निकालना होता तो हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या निकालना था, 5 मीटर, यानी 1 मीटर का आपको पता चल गया कि ₹42 होगा। 5 मीटर यानी ज़्यादा का निकालना है, तो ज़्यादा का निकालने में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए हमने 42 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, यानी कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल्स ₹210। अब जो सेकेंड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि एकता अर्न्स ₹1500 इन 10 डेज, हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज। 10 डेज की जो अर्निंग है वो ₹1500 है। आपको फाइंड आउट करना है 30 डेज की अर्निंग। तो 10 डेज की अर्निंग आपको पता है, तो वही आप लिख लो, मनी अर्नड इन 10 डेज। 10 डेज में कितने अर्न किया जाता है, ये हो जाएगा ₹1500। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे मनी अर्नड इन 1 डे, यानी एक दिन में कितना एकता अर्न करेगी। तो 10 डेज का 1500 है, तो 1 डे का क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। आपको पता है कि कम ही होगा, तो इसमें डिवाइड कर लोगे आप 1500 अपॉन 10। 1500 में जब आप 10 से डिवाइड करोगे, ये आपको होगा 150, यानी एकता की 1 डे की अर्निंग जो है वो 150 है। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, देयरफॉर मनी अर्नड इन 30 डेज, आपको ये निकालना था 30 डेज की उसकी अर्निंग क्या होगी। ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 30, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, 15 3 जा 45, यानी 4500 जो होगी वो एकता की 30 डेज की अर्निंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि इफ़ इट हैज़ अर्नड 270, इफ़ इट हैज़ रेन्ड 276 mm in the last 3 days, how many cm of rain will fall in 1 full week? Assume that the rain continues to fall at the same rate. क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको कि 3 डेज का जो रेन है वो कितना है, 276 mm है। आपको फाइंड आउट करना है 7 डेज का। आपको ये भी पता है कि रेन जो है वो कंटिन्यू है, वो कभी स्टॉप नहीं हो रही है। तो 7 डेज का क्या होगा, तो सबसे पहले देखो कि 3 डेज का क्या है। मेजर ऑफ रेन इन रेन इन 3 डेज इक्वल्स 276 mm। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, cm में फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप mm में निकाल लो। तो मेजर ऑफ रेन, अमाउंट ऑफ रेन भी लिख सकते थे, इन 1 डे क्या हो जाएगा, 1 डे 3 डेज में इतना है, तो 1 डे में उससे कम होगा, इसलिए हम डिवाइड कर लेंगे 376 अपॉन 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, यानी 92 mm हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, मेजर ऑफ
रेन इन 1 वीक, फुल वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं आपको पता है, 7 डेज होते हैं। डायरेक्ट मैं यहाँ 7 डेज लिख रहा हूँ। चाहो तो आप यहाँ फुल वीक, 1 फुल वीक भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 92 × 7। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 644 mm। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी cm, यानी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जब mm को cm बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 10 से डिवाइड कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका 64.4 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹30.50। इसमें 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में कहता है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। बी पार्ट में कह रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹61। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में क्या होगा, ए पार्ट में आप लिखोगे कि द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इक्वल्स ₹30.50। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट, जैसे अभी तक क्वेश्चन करते जा रहे हो उसी तरह 5 kg का आपको मालूम है, तो 1 kg का जब फाइंड आउट करोगे, ज़्यादा का मालूम है, कम का निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 30.50 अपॉन 5 कर लेंगे। 5 से अगर आप इसे डिवाइड कर लोगे, 5 6 30, 5 1 5, यानी ₹6.10 होंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। 8 kg व्हीट लिख दो या kg ऑफ व्हीट भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 6.10 मल्टीप्लाई 8। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 48.80। यही आपका आंसर हो गया ए पार्ट का। अब इसी का जब आप बी पार्ट करोगे, बी पार्ट में कह रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹61, यानी 61 रुपीज़ में कितने केजी व्हीट आप परचेज कर सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखा करो, जो चीज़ पूछा जाता है, क्या पूछा जा रहा है इसमें, इसमें क्वांटिटी ऑफ व्हीट पूछा रहा है। जो चीज़ पूछा जाता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। यहाँ कॉस्ट पूछा जाता था तो कॉस्ट हमने लास्ट में लिखा था, क्वांटिटी हमने पहले लिखा था। इसमें बी पार्ट में क्वांटिटी पूछा जा रहा है तो क्वांटिटी हम कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। इसी लाइन को आपको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देख लो। व्हीट कॉस्ट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो, ₹30.50 इज द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट। कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट। तो 1 रुपीज़ किसका कॉस्ट होगा, इज द कॉस्ट ऑफ, ये हो जाएगा 5/30.50। आपको क्या निकालना है, 61 रुपीज़। तो ₹61 इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg। 1 रुपीज़ का निकालने के लिए हमने डिवाइड किया था, तो 61 के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30.50 इंटू 61 कर लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ डेसिमल अगर आप हटाना चाहो तो यहाँ डेसिमल के बदले कितना आ जाएगा, डेसिमल बाद 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो इस जीरो को इस जीरो से काट लेंगे। 0 0 हमने कैंसिल कर लिया है।
100 क्यों लगाए? डेसिमल हटाने के लिए हमने 100 लगाए। अब 5 से अगर आप डिवाइड कर लोगे 305 में तो ये हो जाएगा 61। बाद में आप 61 को 61 से कैंसिल कर सकते हो, तब जो आंसर आएगा वो होगा 10 kg, यानी 61 रुपीज़ में आपको 10 kg व्हीट। क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degree will be temperature drop in the next 10 days? यानी अगले 10 डेज में टेम्परेचर कितनी ड्रॉप होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो लिखते हैं हम, टेम्परेचर ड्रॉप in 30 days equals 15 degree Celsius. तो टेम्परेचर ड्रॉप इन वन डे, 30 डे का पता है तो आप 1 डे का फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो जाएगा 15/30 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या फाइंड आउट करना है? टेम्परेचर ड्रॉप इन 10 डेज। टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज इक्वल्स हो जाएगा 15/30 मल्टीप्लाई 10। 15 1 जा 15, 15 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये हो जाएगा आपका 5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि देयर विल बी ए टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 10 डेज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है कि साइना पेज ₹7,500 एज रेंट फॉर 7 months. हाउ मच डज शी हैज़ टू पे फॉर ए होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स द सेम। यानी 3 month का रेंट आपको पता है, आपको 1 ईयर का निकालना है, यानी 1 ईयर मतलब 12 month का निकालना है। तो ऐसे ही कर लो आप, रेंट फॉर 3 months इक्वल्स ₹7,500। अब क्या निकालना है हमें? सबसे पहले 1 month का निकाल लो आप। रेंट फॉर 1 month इक्वल्स हो जाएगा 7,500/3। 3 month का था, कम का निकालना है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, हमेशा ध्यान रखो आप। ये हो जाएगा ₹2500 यानी 2,500। देयरफॉर रेंट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर मतलब क्या? 12 months। 1 ईयर इक्वल्स क्या होता है? 12 month होता है। तो 1 month का जो आपने फाइंड आउट किया उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका 1 होल ईयर का रेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 30,000। आप नीचे लिख भी सकते हो 10 शी हैज़ टू पे ₹30,000 फॉर ए होल ईयर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज ₹60। हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेज्ड फॉर ₹12.50। यानी 4 डजन बनानाज का कॉस्ट आपको पता है। आपको पता करना है कि ₹12.50 में कितने बनाना आप परचेज कर सकते हो।
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 1 बनाना का कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। 4 डजन का आपको पता है, 4 डजन इक्वल्स क्या होता है, 4 डजन इक्वल्स हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 12, 4 मल्टीप्लाई 12 यानी 48 बनानाज हो जाएगा। आपको पता चल गया कि 48 बनानाज का कॉस्ट क्या है, 60 रुपीज़ है। तो आप वही लिखो, कॉस्ट ऑफ, कैसे लिख सकते हो, रुपीज़ 60 इज़ द कॉस्ट ऑफ 48 बनानाज, 48 बनानाज। तो रुपीज़ 1 रुपीज़ कितना इज़ द कॉस्ट ऑफ 48 अपॉन 60 बनानाज। आपके पास कितने रुपीज़ है, आपके पास हैं 12 रुपीज़ 50 पैसे। 12 रुपीज़ 50 पैसे इज़ द कॉस्ट ऑफ, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 48 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 12.50, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ डेसिमल लगाया नहीं। डेसिमल ऑलरेडी हटा के मैंने नीचे क्या कर लिया, 100 लिख दिया। डेसिमल हुआ 2 डिजिट थे, इसलिए 20। अब आप चाहो तो ये दोनों जीरो तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि नोमरेटर में आपको एक ही जीरो दिख रहा होगा। तो एक जीरो को हम एक जीरो से कैंसिल कर लेते हैं। 25 के टेबल से आप 25 4 जा क्या होता है, 100 होता है। 25 5 जा होता है 125। 6 से आप चाहो तो 48 में डिवाइड कर सकते हो, 6 8 जा 48। फिर 4 से 8 को डिवाइड कर सकते हो, 4 2 जा 8 और 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो गया। यही आंसर हो जाएगा आपका 10 बनानाज, यानी 12 रुपीज़ 50 पैसे के कितने बनाना आएंगे, टोटल 10 आएंगे। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है द वेट ऑफ 72 बुक्स इन इज 9 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। वेट ऑफ 72 बुक्स आपके पास गिवन है, तो आप लिख लो वेट ऑफ द weight of 72 books equals 9 kg. The weight of one book, तो वन बुक की वेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसीलिए 9 में आप 72 से डिवाइड कर लो। अब आपको क्या निकालना है, द वेट ऑफ 40 बुक्स। 40 बुक्स, वन बुक का जो आपने निकाला है उसमें आप मल्टीप्लाई कर लो 40 से, इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर लिया। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ये आपका हो जाएगा 5 1 जा 5, यानी 40 बुक्स के जो वेट होंगे वो हो जाएंगे 5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि ए ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 594 km। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 594 km। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1650 km। अब देख लो, क्वेश्चन में गिवन है कि 594 किलोमीटर के लिए कितने डीजल चाहिए।
उसके लिए चाहिए 108 लीटर्स। तो वही हमें पहले लिखना पड़ेगा, डीजल रिक्वायर्ड फॉर डीजल रिक्वायर्ड फॉर 594 किलोमीटर इक्वल्स 108 लीटर्स। तो डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर, ज़्यादा किलोमीटर है, कम करेंगे तो इधर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 108 अपॉन 594 लीटर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1650 किलोमीटर। इसके लिए आप क्या करोगे? 108 अपॉन 594, इसमें 1650 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे आप मल्टीप्लाई करके जो भी डिवाइड करना है उसे डिवाइड कर लो आप। तो कैसे करोगे आप? तो 9 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 9 से डिवाइड कर लो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इसमें अगर 9 से आप डिवाइड करोगे, 9 6 जा 54, 9 6 जा फिर से 54 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? अब चाहो तो 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 4 जा 12, 3 22 जा 66। 22 से चाहो तो आप इसमें डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो 11 से कर लो। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, इधर 11 2 जा हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 75 जा 150 हो जाएगा। 75 और इधर 4 बच रहा है। 75 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका हो जाएगा 300 लीटर्स। यानी 1650 किलोमीटर के लिए कितना डीजल की रिक्वायरमेंट है? टोटल डीजल रिक्वायर्ड जो है वो 300 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कह रहा है कि राजू परचेजेज 10 पेन्स फॉर ₹150 एंड मनीष बाय 7 पेन्स फॉर ₹84। कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपो? किसने सस्ती पेन खरीदा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग से कॉस्ट निकाल लो 1 पेन का। जैसे राजू ने परचेज किया 10 पेन्स, पहले वही करते हैं हम जो क्वेश्चन में लिखा है। राजू परचेज्ड 10 पेन्स फॉर ₹84। तो प्राइस ऑफ 1 पेन निकाल लेते हैं। प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल्स हो जाएगा 84 डिवाइड 10। 84 मैंने रॉन्ग लिख दिया है। 84 की जगह आपको लिखना चाहिए था 150, क्योंकि 84 जो है वो राजू का नहीं है, वो है मनीष का पेन का कॉस्ट। तो 1 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 150 अपॉन 10। 150 में जब आप 10 से डिवाइड करोगे, 150 में 10 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, यानी प्राइस ऑफ 1 पेन जो हो जाएगा वो 15 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह से मनीष का फाइंड आउट कर लेंगे हम। मनीष परचेज्ड 7 पेन्स फॉर ₹84। तो प्राइस ऑफ भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ भी लिख सकते हो, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी हो आप लिख लो। लेकिन इधर आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड ही करना पड़ेगा। 84 में जब आप 7 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 12।
यानी मनीष ने एक पेन खरीदा है 12 रुपीज़ का और राजू ने खरीदा है 15 रुपीज़ का। आपको पता चल गया होगा किसने सस्ती पेन खरीदा है। देयरफॉर मनीष गॉट द पेन्स चीपर। अब जो इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो वही जो क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का। उसमें कह रहा है कि अनीस मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स। हु मेड मोर रन्स पर ओवर। रन्स और ओवर का है, तो रन्स और ओवर का अभी टाइम भी चल रहा है। मैं भी अभी IPL देख रहा हूँ और आपका सॉल्यूशन जो है, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो रन्स और ओवर के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मेरे सामने भी टीवी ऑन है और मेरा भी ध्यान IPL के ऊपर ही है। RCB और KKR खेल रहे हैं, वहाँ भी रन और ओवर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक है। इस क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि अनीस मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स। हु मेड मोर रन्स पर ओवर। किसने ज़्यादा रन्स बनाया है। तो सबसे पहले रन्स मेड बाय अनीस इन 6 ओवर इक्वल्स 42। तो 1 ओवर का फाइंड आउट कर लो। रन्स मेड बाय अनीस इन 1 ओवर, ये हो जाएगा 42 डिवाइड 6। 42 में 6 से डिवाइड कर लोगे कितना हो जाएगा 7। अब रन्स मेड बाय अनूप इन 7 ओवर्स इक्वल 63। तो रन्स मेड बाय अनूप इन 1 ओवर इक्वल्स 63/7। 63 में 7 से डिवाइड कर लोगे 9 आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हो कौन ज़्यादा रन बना रहे एक ओवर में। तो एक ओवर में अनूप जो है वो ज़्यादा रन बना रहे। देयरफॉर आप लिख सकते हो अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। तो यही आपका आंसर हो गया और इसके साथ ही आपका चैप्टर 12 और एक्सरसाइज 12.3 सारे के सारे कंप्लीट हो गए।